नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर लेकर आपके लिए हम आए हैं, जिस पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई है और कहा जा रहा है कि इस खबर के बाद पाकिस्तान में हलचलें बेहद तेज हो गई हैं और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ जैसे ही सुपर टैक्स लगाने का ऐलान करते उधर कराची में स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे लुढ़कता है। मतलब पाकिस्तान अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। सरकारी फैसलों की लोग हंसी उड़ाते हैं, कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर निकल चुका है। जनता कभी भी सड़क पर संग्राम शुरू कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को अवाम की अब भी कोई फिक्र नहीं है। उसे चीन से पैसा चाहिए और उसके लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को शहबाज शरीफ चीन को लीज पर देने के लिए तैयार है। गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। लोग अपने होशो हवास ही खो बैठे हैं। महंगाई जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपये में हो जाता था, अब वो 30,000 रुपये में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। मुल्क का आलम ये है कि तालीम पर ताला लगने वाला है। पाकिस्तान में कागज की ऐसी कमी हो गई है कि बच्चों के नए टेक्स्ट बुक तक नहीं छप पाएंगे। और दूसरे वो हुक्मरान हैं जो जनता की महंगाई से झुकी पीठ पर सुपर टैक्स का कोड़ा बरसा रहे हैं। ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। कहते हैं जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान की किसी भी सरकार के लिए ये सर्वदा उपयुक्त कथन है। नतीजा है कि पूरा पाकिस्तान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गुजरांवाला, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहर, कस्बा, गांव विद्रोह की आग में उबल रहा है। ये आग पाकिस्तानी हुक्मरानों के उन फैसले के खिलाफ भड़की है जिसने आवाम को कर्जदार, भूखा और कंगाल बना दिया है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर नए रहबर शहबाज शरीफ का ऐलान प्रसारित किया जा रहा है। जो हमने फैसले किए हैं इनके दो मकासद हैं। पहला बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को यानी आपको हम मुश्किलात से निजात दिलाने की पुरखुलूस कोशिश करें और जो आपके ऊपर महंगाई का बोझ आन पड़ा है उस हवाले से इन इक़दामात के नतीजे में कुछ आसूदगी और रिलीफ आपको मुहैया की जाए। इधर मियां शहबाज ने सुपर टैक्स लगाने का हुक्मनामा पढ़ा, उधर ऐसा डायरेक्ट असर हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे, मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली हालत है। टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1750 से ज़ायद पॉइंट्स कम होकर 40,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स में एक मौके पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। आवाम की आवाज पाकिस्तान में अनसुनी है। हर उठने वाली आवाज को पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज अपने डंडे और बूटों के तले दबा देती है।
पाकिस्तान में महंगाई वाली जनता की चीख सुनिए। तेल कहाँ पे पहुंचे, घी कहाँ पे पहुंचे, चीनी कहाँ पे पहुंचे, सिर्फ इंसानी जान आज सस्ती हो रही है, लोग मर रहे, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। चोर लूट लूट के ले गए पाकिस्तान से, और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गए हैं यहाँ पर। कोई चारा नहीं रह गया है पाकिस्तान की आवाम के पास सिवाय शहबाज शरीफ की बात मानने के। पाकिस्तान की मुसीबत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। आम आदमी तुम्हें टैक्स दे रहा है, तुम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो। ये क्या टोपी ड्रामा है? कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमे, इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते। पागल तो नहीं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे उल्टी सीधी बातें करनी पड़ रही हैं। जो आजाद इदारा जो कौमी मफाद तय करेगा वो होगा इस मुल्क में। कल से वो कहेंगे मैं 1 पाउंड का जूता पहन करके आऊं तो मैं इन लोगों का मुलाजिम हूं। ये मेरे हाथ की चाय छीनेंगे। ओ भाई, मेरे गले में हाथ डाल करके ये टैक्स लेते हैं। फोकट में मुझे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे प्रेस क्लबों में जाकर के देखो कितनी शराबें पी जा रही हैं। कौन माई का लाल बना करके बोलता है? आवाम की चाय। यार कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो यार। मतलब इंटेलेक्चुअल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जुमला नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा है। एहसन इकबाल को क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन की भी कोई हद होती है। अवाम के हाथ से चाय की प्याली लेकर के तुम इस मुल्क को चीन, जापान, सऊदीया कुछ नहीं बनाओगे। रोटी नहीं है, गेहूं इतना महंगा है कि आम आदमी का पसीना निकल रहा है। कागज नहीं है, बच्चों की तालीम पर ताला लगाने की शायद तैयारी है। सब्जियों की कीमत आसमान पर है। अंडे का भाव ऑल टाइम हाई है। चिकन मटन की महंगाई ऐसी है कि देख भर सकते हैं, खरीदने की सोचिए भी मत। पेट्रोल डीजल का भाव जनता की जेब जला रहा है। पाकिस्तान की हालत आप एक लाइन में समझ सकते हैं। बात निकली तो हर बात पर रोना आया। वज़ीर-ए-आज़म खुद ही बिक जाए तो हमें कोई वो अफसोस नहीं है। बिके ना, वो कब आए, कब बिकेगा वो? तो हम तो भिखारी हैं, वो तो कह रहे हैं। हम नहीं भिखारी, वो भिखारी हैं। हमारे उन्होंने खून चूस लिया। हमारे मेहनत वाले आदमी इतनी मेहनत कर करके थक गए। साइकिल भी वैसे अब इरादा यही है कि साइकिल लेनी चाहिए, कोई अच्छी वाली साइकिल ले ली जाए, क्योंकि अब यही हालात चल रहे हैं। ये तो बढ़ता रहेगा, रोज का काम है। किसने किया है ये सब कुछ? या हुकूमत का काम है और किसी। और अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत में नया ऐलान पेश किया है, जिसके मुताबिक बड़े उद्योगों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। मकसद देश में बढ़ रही महंगाई और नकदी की कमी की समस्या से निपटना, देश को दिवालिया होने से बचाना। पाकिस्तान इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां हुक्मरान मजाक और आवाम बेबस और लाचार दिख रही है। आलम यह है कि पहले आती थी हर एक बात पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कैसे? फैक्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान पर 45,000 करोड़ का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को 1,13,586 करोड़ रुपए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को 1,13,000 करोड़ का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1,41,000 करोड़ कर्ज दिया है। ये पुराने कर्ज हैं। अब नए कर्ज की डिटेल समझिए। चीन ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज दिया है। पाकिस्तान ने $6 अरब के रुके हुए सहायता पैकेज को पुनर्जीवित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को यानी IMF से समझौता किया है। पाकिस्तान पर 30 दिसंबर 2020 तक कुल $294 अरब का कर्ज था, जो उसकी कुल GDP का 109% है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज और GDP का ये अनुपात 2023 के अंत तक 220% तक हो सकता है। वर्तमान में पाकिस्तानी रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। IMF पाकिस्तान को लोन देता है तो पाकिस्तान को इस आधार पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज लेने में सहूलियत होगी। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान कर्ज चुकाएगा कहां से? कर्ज के लिए कर्ज कब तक चुकाएगा? लिहाजा पाकिस्तान अब नई हरकतों पर उतारू हो गया है।
कहा जा रहा है कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो ये ड्रैगन के लिए बहुत मुनाफे का सौदा साबित होगा। चीन के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ इस कदम से इस्लामाबाद को एक मोटी रकम तो मिल सकती है, लेकिन आगे क्या होगा? चीन की चालाकियों को पाकिस्तान सरकार समझ नहीं रही या समझते हुए भी ऐसे फैसले कर रही है जो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी चौपट कर देगा। चीन के कर्ज का जाल पाकिस्तान को श्रीलंका बना देगा, पाकिस्तान का हर शहर जलेगा और इस्लामाबाद में सरकार रावलपिंडी में फौज मूक दर्शक बनने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगी। ड्रैगन के मकड़ जाल में पाकिस्तान कैसे फंस गया है समझिए। पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज है 87.7 बिलियन डॉलर। मतलब चीन के पंजे तले दबा है पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ऊंची दर वाला कर्ज देता है, 4.5 से 6% सूद के साथ। चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई कर रहा है। 8 पनडुब्बियां भी पाकिस्तान को देने वाला है। पाकिस्तान की सरकार को आवाम नहीं तोप खाना नजर आता है। मुल्क के रक्षा बजट में 11% के हिसाब से इजाफा किया गया है और डेवलपमेंट सेक्टर में ठीक 11% की कटौती कर दी गई है। मतलब ड्रैगन के कर्ज से उसके ही हथियार खरीद रहा पाकिस्तान और फिर उसे ही ब्याज के तौर पर भी चुका रहा है। जरा अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की सरकार की सोच क्या है। इधर चीन फुल ऑन एक्टिव है। चीन दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है। उसके गिलगित बाल्टिस्तान की लीज बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC गुजरता है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग रोजगार, बिजली, शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं नहीं मिल पाने की वजह से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 9% आत्महत्याएं गिलगित बाल्टिस्तान में होती हैं। और बलूचिस्तान को कॉरिडोर के नाम पर चीन कैसे चूस रहा है। बलूचिस्तान की आवाम इसके खिलाफ विद्रोह कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान को हथियाना भी चीन के लिए आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। पहले से ही CPEC को लेकर वहां के लोग नाराज चल रहे हैं, लेकिन चीन के कर्ज में उलझे मुल्क की सरकारों का इनसे वास्ता ही नहीं दिखता। असल में पाकिस्तान 1947 में अपने जंग के साथ ही बिना कर्ज का एक दिन भी नहीं चल सका। कर्ज की बैसाखी ने पाकिस्तान को निर्भर देश बना दिया। ऊपर से वहां जो भी सरकारें बनी या आर्मी रूल लागू हुआ, सब के सब अपनी जेबें भरने में जुटे रहे। नतीजा है कि मुल्क रसातल में चला गया और चीन ने इसे सुनहरा मौका मान लिया। अब पाकिस्तान में चीख पुकार मची है। जाने क्या होगा रामा रे। पाकिस्तान जहां आवाम एक कप चाय भी सरकार से पूछकर पीती है, उस मुल्क के लिए किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं। और खासकर तब तो और भी नहीं जबकि मझधार में नाव खुद मांझी डुबा रहा हो। नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ का जो भी आए आवाम के लिए बेरोजगारी, भुखमरी, कंगाली साथ लाए। किसी के पास कोई विजन नहीं, किसी के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं। आवाम अल्लाह के भरोसे है और हुक्मरान चीन के भरोसे। पाकिस्तान पर महंगाई का बम गिरा जरूर, लेकिन इधर यूक्रेन पर भी कहा जा रहा है कि पुतिन लगातार जो कोशिशें कर रहे थे, उस दरमियान पुतिन ने भी यूक्रेन पर एक बड़ा बम गिराया है। लेकिन वो बम जो है गिरा जरूर, सबसे हैरत की बात है कि वो फटा नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन का असलहा बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक है इसकी डिटेल में रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि रूस ने ऐसे हथियारों से हमले शुरू किए हैं जो हड्डियों तक को गला देते हैं, लेकिन रूस की फौज को
सबक सिखाने के लिए ज़ेलेंस्की के पास क्या सिस्टम आ गया है, नया सिस्टम क्या है, इसकी खासियत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तेज हुई डॉनबास की जंग, सुबह में बरसी कयामत। रूस ने दागे 30 फास्फोरस बम, खार्किव में गिराया FAB 500 बम। रूस और यूक्रेन के बीच 120 दिन से जारी जंग अब और भी विनाशकारी शक्ल अख्तियार करती जा रही है। जंग जीतने के मकसद से रूसी सेना अब ऐसे मिसाइलों और बम का इस्तेमाल कर रही है जिनकी वजह से यूक्रेन के शहरों में तबाही और बर्बादी फैलती जा रही है। आज हम आपको रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाएंगे जिसकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक खंडहर सी दिखने वाली इमारत में एक शख्स किसी चीज को रस्सी से बांध रहा है, लेकिन जब आपको इस चीज की सच्चाई मालूम चलेगी तो आप भी यकीनन दहल जाएंगे। फिर तस्वीर बदलती है और दो लोग क्रेन की मदद से इस चीज को इमारत की छत से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और क्रेन के जरिए इस चीज को बाहर निकाल लिया जाता है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक दरअसल ये चीज 500 किलो का एक बम था जिसे रूसी सेना के लड़ाकू जहाजों ने खार्किव के एक रिहायशी इलाके की एक इमारत पर गिराया था। ये तो इस इलाके के लोगों की खुशकिस्मती थी कि 500 किलो का ये बम फटा नहीं। अगर ये बम फटता तो इसका विस्फोट इतना भयानक होता कि ये पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद कर सकता था। खबर के मुताबिक रूसी वायुसेना ने अपने एक हवाई हमले के दौरान इस इमारत पर FAB 500 बम गिराया था। दरअसल FAB 500 एक हाई एक्सप्लोसिव बम है। FAB 500 का वजन 500 किलोग्राम है। इसमें 300 किलो एक्सप्लोसिव भरे जाते हैं। FAB 500 का इस्तेमाल किसी टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए किया जाता है। FAB 500 के फटने के बाद 500 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचता। 80 के दशक में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर इस बम का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया था। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना FAB 500 के M62 वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। На даний час місто умовно спокійне і дозволило виконувати ці роботи. Ви бачили, що час на виконання був втрачений дуже великий. В той час, коли йшли обстріли, коли йшла безпосередньо війна по місту Харкову, то ці роботи, звичайно, ніхто не проводив. यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ FAB 500 बम ही नहीं बल्कि रूस की सेना ने उस पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने एक बयान जारी कर कहा, रूसी सेना ने ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से सुमय इलाके के यूना क्यूका इलाके को तबाह कर दिया है। यहाँ पर करीब 30 फास्फोरस बम दागे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि रूसी सेना युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रही है और जंग के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन पर फास्फोरस बम दागे हैं। जबकि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंग के सूरत हाल में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना बैन है। फास्फोरस एक रंगहीन केमिकल होता है। ये बेहद जहरीला होता है। फास्फोरस बम फटते ही इलाके की ऑक्सीजन सोख लेता है। फास्फोरस बम के फटने के बाद इलाके का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके लाखों कण सफेद धुएं की शक्ल में इलाके में फैल जाते हैं। इसके चपेट में आने वाले लोगों को तेज जलन और घुटन महसूस होती है।
यूक्रेन के संगीन आरोपों के ठीक उलट रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा है कि रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। The enemy continues suffering considerable losses. The defeated 34th Battalion of the 57th Mechanized Infantry Brigade of the Armed Forces of Ukraine has lost over 150 killed and about 450 wounded near Myrna Dolina, Lugansk People's Republic. There are no more than from 15 to 20 soldiers left in each company of this battalion. General दरअसल यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है और रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो इस जंग में चुन कर यूक्रेन की सेना के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रही है। Federation Armed Forces continue launching attacks at military facilities located in Ukraine. On June 22, high-precision armament of the Russian Aerospace Forces eliminated 49 fuel storage facilities designed for Ukrainian military equipment, as well as up to 50 combat vehicles with multiple rocket launchers in hangars, including foreign-manufactured ones. High-precision armament of the Russian Aerospace Forces has also neutralized 3 armored vehicle reparation bases near Nikolaev, 4 command posts, manpower and military equipment at 18 areas. खबर के मुताबिक रूस डॉनबास की जंग जीतने के लिए डोनेस्क और लुहांस्क में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ब्रिटिश और यूक्रेनी सेना के अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना अब सप्लाई लाइनों में कटौती और यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए नेशनल हाईवे को कंट्रोल करना चाहती है। खबर के मुताबिक रूस अब तक लुहांस्क प्रांत के 95% क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है और तकरीबन आधे से ज्यादा डोनेस्क प्रांत भी रूस के नियंत्रण में है। सेवेरोडोनेत्स्क के गवर्नर ने ऐलान किया है कि वो सेवेरोडोनेत्स्क शहर से यूक्रेनी सेना को वापस हटाने के लिए कह चुके हैं। उनके मुताबिक अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रूसी सेना शहर में उनके सैनिकों को घेर सकती है। Сейчас та ситуация, когда находиться просто на разбитых за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было... डॉनबास की जंग में दिन ब दिन रूसी सेना का पलड़ा भारी होता जा रहा है। लिहाजा रूस को युद्ध में पीछे धकेलने के लिए अमेरिका यूक्रेन को 3.5 हजार करोड़ रुपए की सैन्य मदद भेजने वाला है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन को भेजी जाने वाली सहायता में 4 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाईमास भी शामिल हैं। हाईमास मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को 18 टैक्टिकल वाहन, 18 कोस्टल और रिवर पेट्रोल बोट्स, 2000 मशीन गन, 1200 ग्रेनेड लॉन्चर, गोला बारूद और दूसरे सैन्य उपकरण और स्पेयर पार्ट्स भी दे रहा है। The United States announced another additional $450 million worth of security assistance to Ukraine as part of our commitment to help Ukraine defend its democracy in the face of unprovoked Russian aggression. This package contains weapons and equipment, including new high-mobility artillery rocket systems, tens of thousands of additional rounds of ammunition for the artillery systems that have already been provided as well. यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा नुकसान डॉनबास के लोगों को उठाना पड़ा है। डॉनबास के अलग अलग शहरों और गांवों में चारों तरफ तबाही और बर्बादी के ही निशान बिखरे नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है रूसी सेना ने जंग के दौरान अब तक 2000 से ज्यादा स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया है। Зараз ви знаходитесь в одному з прекрасних університетів. Але це один університет, він дуже гарний, але один. А уявіть, що таке 2000 зруйнованих освітніх закладів. Скільки це людей, скільки всього живого? 2000. Ким треба бути, щоб бити артилерію по університету, по школі? डॉनबास का सूरत हाल देखकर तो नहीं लगता कि रूस जंग को रोकने वाला है और उनके रुख को देखकर नेटो की नौसेना के पूर्व कमांडर जनरल रिचर्ड शेरिफ का कहना है कि जब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में रहेंगे तब तक यूरोप में शांति नहीं हो सकती। लिहाजा अमेरिका और यूरोपीय देशों को एकजुट होकर पुतिन को हराना होगा।
पुतिन का जुलाई प्लान क्या है, इसी पर मैं आगे आपको जानकारी देने वाली हूं। कहा यह जा रहा है कि क्या पुतिन दुनिया के बॉस, बिग बॉस बनना चाहते हैं? क्या वो मौजूदा वक्त में यूक्रेन जंग के जरिए अमेरिका और दूसरे देशों का दबदबा खत्म करना चाहते हैं? क्या वो पूरी दुनिया के लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं जिसके जरिए अमेरिका की अहमियत न के बराबर रह जाएगी? रूस और यूक्रेन के बीच बिछी जंग की बिसात की हकीकत ऐसा इशारा कर रही है कि राष्ट्रपति पुतिन आने वाले 10 दिनों में ऐसे सख्त फैसले ले सकते हैं जो यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ेंगे। यूक्रेन जंग में अब क्या करेंगे पुतिन? डॉनबास जीत के साथ खत्म होगी जंग। लिथुआनिया पर हमला करेंगे पुतिन। नेटो से जंग के लिए तैयार पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच 118 दिन से तबाही की जंग जारी है और फिलहाल ये जंग एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर इसके रुकने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन जंग ऐसे ही सालों तक चलती रही तो यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन उनके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ प्लान भी बना रखे हैं। चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन के बीच बिछी शतरंज की बिसात की हकीकत भी बताए देते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी इलाकों के अहम शहरों पर कब्जा किया है, उसे देखकर पुतिन अपने कमांडरों के सामने जल्द से जल्द डॉनबास की जंग को जीतने का लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आई स्टोरीज का दावा है कि रूसी सेना 4 महीने के जंग के दौरान अपनी 4% सैन्य ताकत खो चुकी है। लिहाजा अब वो डॉनबास में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक सकती। आई स्टोरीज का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस की सेना को जिस तरह भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो अगले कई सालों तक इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि राजधानी कीव समेत मध्य और उत्तरी यूक्रेन में जंग हारने के बाद रूस ने जिस तरह अपनी रणनीति बदली और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जा करने के लिए वहां हमले तेज कर दिए, उसे देखकर लगता है कि पुतिन डॉनबास जीतने के बाद यूक्रेन को कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। इसके अलावा वो डॉनबास जीतने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर अपनी शर्तें मनवाने का दबाव बना सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि अगर ज़ेलेंस्की इस्तीफा दे दें तो वो जंग रोक देंगे। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये बात कबूल कर चुके हैं कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से पर काबिज हो चुका है, यानी यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। इसमें क्राइमिया समेत डॉनबास के इलाके शामिल हैं। डॉनबास यानी वो इलाका जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों के मान्यता दी थी। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेस्क
और लुहांस्क में रूसी नागरिकों के कत्लेआम का हवाला देते हुए यूक्रेन पर हमला किया था और डॉनबास जीतने के बाद वो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर नए देश मान्यता देने के लिए दबाव बना सकते हैं। Отмечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. क्या डॉनबास की जंग जीतने के बाद पुतिन ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता का प्रस्ताव देंगे? इस पर भी दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि अगर जंग और लंबी खिंची तो यूक्रेन में और तबाही फैलेगी। यूक्रेन फिलहाल हथियारों की दिक्कत से भी जूझ रहा है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी राष्ट्रपति पुतिन को शांति वार्ता का प्रस्ताव दे सकते हैं। ज़ेलेंस्की इस जंग में रूस को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन होने और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद अगर फिर भी पुतिन जंग नहीं रोक रहे हैं तो उन्होंने इस जंग को रोकने का प्लान भी तैयार किया हुआ है। जून महीने में इटली, फ्रांस और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष अपने कीव दौरे के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की सलाह दे चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह यूक्रेन का अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि पुतिन दुनिया को भुखमरी का डर दिखाकर ज़ेलेंस्की को बातचीत के जरिए अपनी शर्त मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। Україна – один із основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи. За експортними підрахунками від нашого експорту нашого продовольства залежить життя близько 400 мільйонів людей в різних країнах світу. І якби не російська війна проти України, просто не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Якби не російська війна, наші фермери і аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний врожай. Якби не російська війна, люди в Африці, люди в Азії та будь-де ще у світі не страждали б від катастрофічного. लिथुआनिया, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक नया ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। दरअसल लिथुआनिया ने रूस को अपने देश के रास्तों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस को बाल्टिक सागर में अपने कलिनिनग्राद बेस तक जाने के लिए लिथुआनिया से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अब लिथुआनिया के रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ऐसा नहीं कर पाएगा। लिहाजा रूस ने लिथुआनिया को अपने फैसले पर दोबारा सोच लेने की नसीहत दी है। लिथुआनिया चूंकि नेटो सदस्य है, लिहाजा जंग की सूरत में रूस को नेटो का सामना करना पड़ेगा और राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर रूस की संप्रभुता को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। यानी पुतिन ने अपनी रणनीति में इस विकल्प पर भी प्लान तैयार कर रखा है। अब ये नेटो को तय करना है कि क्या वो रूस से जंग लड़ना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर बड़ी न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग के बहाने नेटो में भी फूट डलवाना चाहते हैं। चूंकि यूक्रेन जंग की वजह से रूस के पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नेटो के एक सदस्य देश तुर्की को स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर ऐतराज है। तुर्की का कहना है कि जब तक स्वीडन और फिनलैंड कुर्द मिलिशिया को हथियार देना बंद नहीं करेंगे, तब तक वो इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का समर्थन नहीं करेगा। इसके अलावा हंगरी एक ऐसा देश है
जो शुरू से ही रूस पर प्रतिबंध लगाने के न सिर्फ खिलाफ है, बल्कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाने से साफ मना भी कर चुका है। यानी पुतिन के नेटो में फूट डलवाने का प्लान थोड़ा कामयाब होता दिख रहा है। I have a feeling that the three European countries, France, Germany and Italy, managed to speak with a single voice. They showed that Europe is in fact united and that Europe understands the reasons for this war and how this war should end. On the basis of what Mr. Zelensky said, we hope that Ukraine will receive the necessary support to be able to hold its own against Russia. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पहले दिन से अमेरिका जिस तरह हथियारों और पैसे से यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसे देखते हुए व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से खासे खफा हैं। लिहाजा उनकी कोशिश है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यूक्रेन जंग का ठीकरा अमेरिका के सर फोड़ दे। राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका पर यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए लैब चलाने के आरोप भी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, पुतिन एक बार नहीं बल्कि कई बार एलानिया ये कह चुके हैं कि यूक्रेन जंग का असली जिम्मेदार अमेरिका ही है। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी ऐलान किया था कि अब दुनिया से अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। वो अमेरिका पर संगीन आरोप लगाते हुए ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका और उसके साथियों ने रूस को घेरने के लिए यूक्रेन युद्ध की बैसाखी का सहारा लिया। Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिका को लेकर तल्ख तेवरों को देखकर लगता है कि वो अमेरिका से भी आर पार की तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में रूसी सेना ने सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ आर्मी बेस के पास अमेरिका समर्थित मगावीर अल थोरा के लड़ाकों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि रूसी सेना ने इस एयर स्ट्राइक के बारे में अमेरिकी सेना को पहले इत्तला दे दी थी, लेकिन अमेरिका को लेकर रूस का सख्त रवैया अब पूरी दुनिया को दिखाई देने लगा है। इसके अलावा तुर्की सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इजराइल तो सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे पर हमला कर चुका है। चूंकि रूस सीरिया का सहयोगी देश है और अगर तुर्की ने सीरिया पर हमला किया तो सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट खुल सकता है और